नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एमकॉर मीडियम मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेकर है। इसको लेके एक आर्टिकल एक टॉप डिफेंस साइट में पब्लिश किया गया था, जिसको राजेश आहूजा ने लिखा है। अब ये कोई ऑफिशियल अपडेट तो नहीं है, लेकिन इस आर्टिकल में काफी दम भी है। आप सबको पता होगा, इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ वीआर चौधरी जी की तरफ से अपने रिसेंट इंटरव्यू के दौरान बताया गया था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी जल्दी से जल्दी मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को फाइनल करने का फैसला किया गया है और 2022 में इस टेंडर को फाइनल करने की बात की गई थी, जबकि वो एडिशनल राफेल डील को यहाँ पे उतना सपोर्ट नहीं कर रहे। अभी अगर 2022 में भी इस टेंडर को आगे बढ़ा गया तो तब भी एमएमआर से टेंडर को फाइनल करने में 2 से 3 साल लग सकते हैं। फिर जैसे ही इसके अंदर बनाए जाने वाले सभी फाइटर जेट को मेक इन इंडिया कैटेगरी के अंदर भारत में बनाया जाएगा, तो इसकी लोकल प्रोडक्शन को शुरू करने में हमको कम से कम 5 साल लग जाएंगे। अब ऐसे में अगर 2022 में एमएमआर से टेंडर को फाइनल किया जाता है तो इसके अंदर बनने वाले फाइटर जेट हमको 2026 से 2028 के बीच ही डिलीवर करना शुरू किया जाएगा। अब यहाँ पर अगर एमएमआर से टेंडर में इन फाइटर जेट को भारत में बनाया जाता है तो इनकी कॉस्ट ओरिजिनल फाइटर जेट के मुकाबले थोड़ा ज्यादा होने वाला है, जैसे सुखोई के साथ हो रहा है, और इनकी कीमत $100 मिलियन से $120 मिलियन के आसपास आप इमेजिन कर सकते हैं। अब जहां पर सभी देश अभी 5th जनरेशन और 6th जनरेशन फाइटर जेट पर शिफ्ट हो रहे हैं, उस टाइम में अगर हम 4.5 जनरेशन फाइटर को इंडक्ट करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे कंडीशन में हम इनमें नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी को इंडक्ट करने की कोशिश करते हैं। यानी कि भले ही जो फाइटर जेट यहाँ पे इंडक्ट होने वाले हैं वो 4.5 जनरेशन के फाइटर होने वाले, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर जो है वो 4.5 जनरेशन स्टैंडर्ड की होने वाली है, लेकिन इनमें जो एवियोनिक्स सिस्टम होने वाला है, यानी कि रडार होने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होने वाला है और बाकी सभी एवियोनिक्स सिस्टम होने वाली है, वो 5th जनरेशन स्टैंडर्ड की होने वाली है। पर यहाँ पर ऑथर का कहना है कि अगर इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो सेम टाइम लाइन में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से एमका को भी इंडक्ट किया जा रहा है, जो कि एक प्रॉपर 5th जनरेशन या 5.5 जनरेशन का फाइटर होने वाला है। और अभी इसकी प्रोडक्शन को भी 2028 से शुरू करने का प्लान किया गया है। लेकिन दिक्कत ये है कि इंडियन एयरफोर्स एमका की मार्क 1 वर्जन की बस 40 यूनिट को ही खरीदने वाली है और इसकी कॉस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसकी यूनिट कॉस्ट भी लगभग 100 से $120 मिलियन के बीच ही पड़ने वाली है। तो यहाँ पर ऑथर का ये कहना है कि अगर यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को आगे ना बढ़ाकर ज़्यादा मात्रा में एमका को इंडक्ट किया जाता है तो ये एक बेहतर चॉइस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइमलाइन के अंदर हमारी एक और 4.5 जनरेशन फाइटर भी इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट होने वाला है, जो कि तेजस MK2 है। तो अगर हमको 5th जनरेशन फाइटर नहीं बल्कि अभी एक 4.5 जनरेशन की फाइटर की जरूरत है, तो हम इम्पोर्टेड फाइटर के बदले यहाँ पे खुद की तेजस MK2 को भी इंडक्ट कर सकते हैं, या फिर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के बारे में भी सोच सकते हैं, जो कि एक बेहतर चॉइस हो सकता है। और ये अभी एमएमआर से टेंडर में पार्टिसिपेट करने वाले सभी फाइटर जेट के स्टैंडर्ड का फाइटर होने वाला और कुछ हद तक उनसे बेहतर भी होने वाला है। और जहां तक बात रही फुल 5th जनरेशन फाइटर जेट की फ्लीट की, तो इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि किसी भी 5th जनरेशन फाइटर फ्लीट को ऑपरेट करने की जो कॉस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और इसी वजह से हम एक बहुत बड़ी 5th जनरेशन फाइटर फ्लीट को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि यूएस की तरफ से भी अपने 5th जनरेशन फाइटर के साथ अभी नए 4.5 जनरेशन के फाइटर को भी इंडक्ट किया जा रहा है। तो उस हिसाब से हमें अभी आगे चल के नए 4.5 जनरेशन फाइटर की जरूरत पड़ने वाली। लेकिन एक बात यहाँ पर सच है कि हमें नए फाइटर जेट को जल्दी से जल्दी इंडियन एयरफोर्स में शामिल करना पड़ेगा, चाहे वो एमएमआर से टेंडर से हो जाए, एडिशनल तेजस MK2 हो जाए या फिर ओमनी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो जाए। लेकिन हमें 2025 से पहले सभी नए 4.5 जनरेशन फाइटर जेट के डील को फाइनल करने की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि उसके बाद अगर इसको फाइनल किया जाता है तो शायद ही 4.5 जनरेशन की फाइटर आगे चल के आउटडेटेड होने वाले हैं। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। इंडियन नेवी की तरफ से दिए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को इंडियन ओशन रीजन में एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज को शुरू किया गया है। इस एक्सरसाइज को अभी भारत, श्रीलंका और मालदीव्स के बीच कंडक्ट किया जाएगा और इसे 27 और 28 तारीख को कंडक्ट किया जाने वाला है। इस एक्सरसाइज को अभी इंडियन ओशन रीजन में रहने वाले देशों के साथ बेहतर रिलेशन को मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है और इसे अभी कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कंडक्ट किया जा रहा है।
इसमें इंडियन नेवी की तरफ से हमारी एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS सुभद्रा पार्टिसिपेट करने वाला है और साथ ही इसमें इंडियन नेवी की P-8 एयरक्राफ्ट भी डिप्लॉय किया जा रहा है। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की तरफ से SLNS समुद्र और मालदीव्स की तरफ से उनकी डोनर 228 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेट करने वाला है। ये कॉर्पोरेट एक्सरसाइज होने वाली जिसको कोऑर्डिनेट पेट्रोल एक्सरसाइज भी कहा जाता है और इसमें मेनली सभी देशों की तरफ से अपनी अपनी इकोनॉमिक जोन के अंदर सर्विलेंस और पेट्रोलिंग जैसे एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है, जिसको मेनली काउंटर नार्कोटिक्स, सर्च एंड रेस्क्यू या स्मगलिंग जैसे एक्टिविटी को रोकने के लिए कंडक्ट किया जाता है। अगला अपडेट चाइना और पाकिस्तान की तरफ से, और ये पहली बार हुआ है जहां पर इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल करमबीर सिंह जी की तरफ से पाकिस्तान की बढ़ रही नेवल पावर को लेकर चिंता जताया गया है। अभी तक इंडियन नेवी के लिए पाकिस्तान की नेवी कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था और हमारे नेवी के लिए जो मेन चैलेंजेस था वो चाइना की नेवी था, पर अभी पिछले कुछ सालों में चाइना की तरफ से काफ़ी सारे मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट को पाकिस्तान को सप्लाई किया जा रहा है, जिसमें से हाल ही में डिलीवर किए गए टाइप 54 A क्लास के फ्रिगेट सबसे एडवांस वेसल होने वाले हैं और आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर चाइना की तरफ से पाकिस्तान को नए सबमरीन्स के साथ साथ टाइप 54 A क्लास की बाकी 3 वेसल्स को भी डिलीवर कर दिया जाएगा, जो कि आगे चल के इंडियन नेवी की वेसल्स के लिए थोड़े बहुत परेशानी क्रिएट करने वाले हैं। इसी बीच चाइनीज नेवी की बात करते हुए हमारे नेवी चीफ की तरफ से बताया गया कि चाइना की नेवी को हम रेगुलर बेसिस पर इंडियन ओशन रीजन में मॉनिटर करते आ रहे हैं और चाइना की तरफ से अभी इंडियन ओशन रीजन में रेगुलर बेसिस पर अपने रिसर्च वेसल को भेजा जा रहा है। साथ ही इंडियन नेवी की P-8 एयरक्राफ्ट की तरफ से कई बार चाइनीज नेवी की सबमरीन्स को भी स्पॉट किया गया है और ऐसा लग रहा है कि चाइना की तरफ से अभी इंडियन ओशन रीजन में इंटेलिजेंस को गैदर करने की कोशिश किया जा रहा है। अगला अपडेट सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्शन सिस्टम को लेकर। अब सबको पता होगा कि कुछ महीने पहले एलन मस्क की तरफ से अनाउंस किया गया था कि वो भारत में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्शन को प्रोवाइड करने वाले थे। अब भारत में अभी हर जगह में इंटरनेट सर्विस अवेलेबल नहीं है, स्पेशली ब्रॉडबैंड कनेक्शन अवेलेबल नहीं है। कुछ मेजर सिटीज को छोड़ के गाँव वाले एरिया में आज भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं पहुंचा है। हमारी बात करें तो हमारा घर भुवनेश्वर से बस 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि ओडिशा का कैपिटल होने के साथ साथ सबसे बड़ा सिटी है, लेकिन 1 साल पहले तक हमारे घर के आसपास भी इंटरनेट कनेक्शन मौजूद नहीं था। अब यहाँ पर किस तरीके से ब्रॉडबैंड सर्विस को शुरू किया गया वो एक अलग ही स्टोरी है और हमारे घर तक इंटरनेट सर्विस को लाने के लिए मुझे खुद की ब्रॉडबैंड सर्विस को यहाँ पे शुरू करना पड़ा है, लेकिन ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पर आज भी ब्रॉडबैंड सर्विस नहीं पहुंचा है। तो ऐसे में एलन मस्क की तरफ से जब ये कहा गया था कि वो भारत में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करने वाला है जिसको कि हर जगह में कनेक्शन दिया जा सकता है, तो काफी सारे लोग सोचने लगे थे कि अब शायद उनके घर तक ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचने वाला है। वैसे आजकल हर किसी के पास मोबाइल नेट तो मौजूद ही रहता है। अभी एलन मस्क की ऑफिशियल स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस की वेबसाइट पर इसके रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है, लेकिन इसी बीच हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इंडियन सिटीजन्स को एलन मस्क की स्टारलिंक सिस्टम को खरीदने से मना किया जा रहा है। अब स्टारलिंक की वेबसाइट के मुताबिक वो अभी लिमिटेड यूजर्स को सर्विस को प्रोवाइड करने वाले हैं और जो पहले रजिस्टर करने वाले उनको सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि स्टारलिंक की तरफ से अभी तक भारत में इंटरनेट सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए प्रॉपर लाइसेंस को हासिल नहीं किया गया और अगर स्टारलिंक को भारत में ऑफर करना है तो सबसे पहले एलन मस्क को इसके लिए लाइसेंस को हासिल करना पड़ेगा और उसके बाद जाके वो इसको भारत में ऑफर कर पाएंगे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।